एक दवाखाना बनाया इन्होंने देखे कि भाई औरंगाबाद शहर के अंदर जगह जगह नाले हैं और गटर बह रही है, सड़क पे पानी जमे हुआ है, उसके ऊपर मच्छर बैठ रहे और उसकी वजह से बच्चों को डेंगू मलेरिया हो रहा, बच्चे बीमार पड़ रहे। तो ऐसे मुस्तहिक़ीन बच्चों के वास्ते उन्होंने एक दवाखाना बनाई। मैं बोलूँगा नहीं, तुमने गूगल कर लेना कि भाई औरंगाबाद की अवाम ने, मैं एक पूना से आया हुआ एक पत्रकार था, एक रिपोर्टर था, मेरे पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन औरंगाबाद की गयूर अवाम ने मेरे को मुफ्त के अंदर एमएलए बनाई। तो उन्होंने औरंगाबाद शहर के अपने मतदार संघ का जायजा लिया उन्होंने। मैं बोलूँगा नहीं, तुमने गूगल कर लेना पहले 2 साल तो उनके कोरोना में चले गए, नहीं तो वो कोरोना के अंदर तो तूफान बहुत काम होने वाले थे, लेकिन वो एक आवाम की बैठक बोलना 2 साल कोरोना में चले गए। जैसे कोरोना खत्म हुआ, मैं बोलूँगा नहीं, तुमने गूगल कर लेना आप एमआईएम के विरोध में क्यों है? किसने बोला कि मैं एमआईएम के विरोध में है? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूँ गली से लेकर दिल्ली तक में। हमारे साथ फिर से जफर बिल्डर साहब हैं, जो कि अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। हमारे कई सवाल हैं ऐसे, जिस तरह से ये रील्स डालते हैं और रील्स के ऊपर लोग इनको कमेंट डालते हैं, उससे लगता है कि जफर साहब आप एमआईएम के विरोध में क्यों है? किसने बोला कि मैं एमआईएम के विरोध में है? कोई एक पोस्ट मेरी बता देना है कि जो एमआईएम के विरोध में होंगी। अरे भाई, मैं आज भी बोलता, असद साहब की एमआईएम जिंदाबाद, अकबर साहब की एमआईएम जिंदाबाद। रहा सवाल औरंगाबाद का, तो यहाँ पे एमआईएम नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड कंपनी है। एमआईएम हैदराबाद में है, जो कि वाकई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यहाँ पे लिमिटेड कंपनी है और उसको लिमिटेड लोग मिलके चला रहे, इसके विरोध में बाप बेटे चला रहे। मैं कहा किसी के विरोध में? मैं पार्टी के बिल्कुल विरोध में नहीं है, मैं सिर्फ एक शख्सियत के विरोध में हूँ। मेरे इख्तिलाफात उस शख्स के साथ में है। किसके? इम्तियाज जलील के साथ में मेरे इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ होना जरूरी भी है। उन्होंने तो काम भी तो किया ना, जब एमपी थे, आमदार थे, उन्होंने काम भी बहुत तो किया। अच्छा सवाल, माशाल्लाह बहुत काम करे इम्तियाज जलील साहब ने। लोग बेवजह का इल्जाम लगाते हैं उनके ऊपर कि उन्होंने खाली भाषण करते, फर्राटेदार तकरीर करते और नारे तकबीर करते और तेरा मेरा रिश्ता क्या करते। उन्होंने बहुत काम करे भाई, उन्होंने बहुत काम करे। उन्होंने क्या काम किया? देखो, 2014 में उन्होंने एमएलए बने, ठीक है, पूरे 5 साल वो एमएलए रहे। और जब वो एमएलए थे तो उनके दिल में ख्याल आया कि भाई औरंगाबाद की अवाम ने, मैं एक पूना से आया हुआ एक पत्रकार था, एक रिपोर्टर था, मेरे पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन औरंगाबाद की गयूर अवाम ने मेरे को मुफ्त के अंदर एमएलए बनाई। तो उन्होंने औरंगाबाद शहर के अपने मतदार संघ का जायजा लिया। उन्होंने जायजा लेने के बाद में उनको यह समझ में आया कि यार मेरे मतदार संघ के अंदर जरूरतमंद बच्चियों की या जरूरतमंद लोगों के बच्चों की शादी होने के लिए एक भी शादी खाना नहीं है। देखो, एमएलए के हाथ में बहुत मुश्किल बात रहती है एक शादी खाना बनाना, वो नहीं बना सकता, लेकिन इम्तियाज अली साहब ने मेहनत करे, जद्दोजहद करे और एक शादी खाना बनाया उन्होंने गरीबों के वास्ते में, जहाँ पे आज भी बच्चों की मुस्तहिकीन की फ्री में शादी हो रही। वो शादी हाल में 1 रुपया चार्ज नहीं की। इम्तियाज अली साहब ने काम करे, नहीं शादी खाना बनाया उन्होंने। क्या बात कर रहे? मैं बोलूंगा नहीं, तुमने गूगल कर लेना मैं बोलूंगा एमएलए ने बनाया ना भाई, ऐसा थोड़ी है। और क्या, ऐसे बहुत सारे काम है उनके। क्या काम? अरे भाई, इसके बाद में फिर उन्होंने सोचे कि भाई ये औरंगाबाद की गयूर अवाम ने, मैं पूना से आया था, मेरे पास में कुछ भी नहीं था, और इन्होंने एक बाहर के आदमी को एक्सेप्ट करे और कौम मिल्लत के नाम पे मेरे को वोट दिए, तो क्यों ना मैं कौम मिल्लत के वास्ते में कुछ करूं। ये जज्बा इम्तियाज जलील के दिल में था। तो इन्होंने एक दवाखाना बनाया। इन्होंने देखे कि भाई औरंगाबाद शहर के अंदर जगह जगह नाले हैं और गटर बह रही है, सड़क पे पानी जमे हुआ है, उसके ऊपर मच्छर बैठ रहे और उसकी वजह से बच्चों को डेंगू मलेरिया हो रहा, बच्चे बीमार पड़ रहे। तो ऐसे मुस्तहिकीन बच्चों के वास्ते उन्होंने एक दवाखाना बनाई, जहाँ पे आज भी पूरे बच्चों का फ्री इलाज। और एमएलए के वास्ते बहुत मुश्किल बात रहती है एक दवाखाना बनाना अपने मतदार संघ के अंदर, लेकिन उनके दिल में तड़प थी, जज्बा था, जोश था, जुनून था। मियाँ उन्होंने खाली भाषण नहीं करते, उन्होंने दवाखाना बनाया बच्चों के वास्ते में।
कहाँ पे होना? मैं बोलूंगा ना, ये तुमने गूगल कर लेना। और क्या क्या करे? भाई देखो, अब ऐसे तो बहुत सारे काम करे, फिर उन्होंने सोचे कि भाई मैं पुणे से आया हुआ था, मेरे पास में कुछ भी नहीं था, औरंगाबाद की गई और आवाम ने मेरे को एक्सेप्ट करी, फिर में एमएलए बनाई। तो खाली उन्होंने खाली भाषण नहीं करते, हाँ उन्होंने काम बहुत करते हैं। उन्होंने जितने काम करे, एक एमएलए के लेवल के काम नहीं है ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल के काम है ये। लेकिन उन्होंने एमएलए के होते हुए उन्होंने करे, तो उन्होंने देखे ये सारी चीज़ा कि भाई मेरे शहर के अंदर बहुत सारी माँ बहनें ऐसी है जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है। तो आज देखो, उनके चुनावी क्षेत्र में तुम कहीं भी चले जाओ, वहां पे सिवन क्लासेस बनाए हुए हैं, जगह जगह पे मेहंदी क्लासेस बनाए हुए हैं, जहाँ पे बच्चियां आती और मेहंदी क्लास सीखती, सिवन क्लास सीखती, और कई मस्तूरात औरतें आज उस चीज का फायदा उठाकर इम्तियाज जलील साहब को दुआएं दे रही। हर उनके मतदार संघ के अंदर, हर जगह, हर मोहल्ले के अंदर ये चालू है। आपके इधर है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, तुमने गूगल कर लेना। यहाँ बहुत काम करे उन्होंने। फिर इसके बाद में आया उनका एमपी का पीरियड। ऐसा एमएलए के पीरियड में तो बहुत काम हो गया, खाली भाषण नहीं करे उन्होंने। देखो ये कामा करे, उनके कामा गिना रहा मैं तुम्हारे को। फिर इसके बाद में जो तो एमपी बने, एमपी बनने के बाद में थोड़ा सा उनका और ओहदा ऊंचा हो गया। अब जब उनका ओहदा ऊंचा हो गया तो उन्होंने बोले कि यार मैं पूना से आया था, मेरे पास में कुछ भी नहीं था, मैं एक मामूली पत्रकार था, और औरंगाबाद की गई और आवाम ने मेरे को मुफ्त के अंदर एमपी बना दी, क्यों ना मैं अपने मतदार संघ के लिए, अपने चुनावी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। इन्होंने जगह जगह पूरे चुनावी क्षेत्र के अंदर एक रोजगार सेंटर खोले, और उस रोजगार सेंटर के अंदर बच्चे आते थे, जो रोजगार नहीं है वहां पे जाते थे, उनको रोजगार मिल जाता था, और वो रोजगार बन, वो कई बच्चे नौकरियां पे लग गए उनकी वजह से। रोजगार केंद्र बनाए सब। हाँ, रोजगार केंद्र पूरे चुनावी क्षेत्र में है। खाली तुमने देखे हो खाली दुआ फाउंडेशन के ऊपर नहीं, पूरे चुनावी क्षेत्र के अंदर, देहात ग्रामीण में तो उन्होंने इतना काम करे ग्रामीण में। ग्रामीण के लोग तो बहुत खुश है उनसे, बहुत खुश है, रिच है। तुम देखो आज भी जाके वो सारे सेंटर चालू। मैं बोलूंगा नहीं, तुमने गूगल कर लेना। मैं बोलूंगा और क्या क्या करे? भाई देखो, फिर एमपी के अंदर बहुत सारे काम है ऐसे उनके। मैं क्या क्या काम गिनाऊं भाई उनको। उन्होंने खाली भाषण नहीं करते, उन्होंने खाली भाषण नहीं करते, उन्होंने खाली नारे तकबीर नहीं करते, उन्होंने काम करते भाई। काम की बुनियाद पे उन्होंने एमएलए भी बने, और काम की बुनियाद पे उन्होंने एमपी भी बने। उन्होंने दवाखाना खोले, उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने शादी खाना खोले। एक एमएलए एमपी कर सकता है कि ये काम? नहीं कर सकता ये एमपी। कर सकता। तुम बोलो ना भाई, एक एमपी के रास्ते में मुश्किल है क्या? दवाखाना बनाना, स्कूल बनाना, शादी खाना बनाना नहीं कर सकता एमपी एमएलए, नहीं कर सकता भाई। लेकिन उन्होंने करे, देखो कितना कितना उन्होंने काम करे। फिर उसके बाद में लोग बोल रहे कि भाई इम्तियाज जलील से चलते, इम्तियाज जलील के ऊपर ये होते। हाँ, इम्तियाज जलील खाली जो है तो भाषण की राजनीति करते। भाई काम करे ना, नहीं तो उनसे जाके पूछो तुम, मेरा झूठ लग रहा हूँ ना, उनसे जाके पूछो तुम कि भाई ये सब इतने काम गिना दिया आपने, तो वो कहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है? मैं बोलूंगा नहीं, तुमने गूगल कर लेना। मैं बोलूंगा, तुमने गूगल कर लेना। तो ऐसे इम्तियाज जलील के बहुत सारे काम है। फिर जो है तो तुमने वो देखे होंगे कि भाई मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, उदय भाई बहुत अच्छी शेट्टी है, कहाँ बैठा हूँ, किधर बैठा हूँ, कंट्रोल उदय। तो ये उनके राग अलाप हर तकरीर में चालू रहते कि मैं पूना से आया था, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं था, यहाँ की आवाम ने मेरे को एमएलए बनाई, यहाँ की आवाम ने मेरे को एमपी बनाई। अच्छा, उन्होंने तकरीर के अंदर जो है ना, एक नारेगांव वाले का जिक्र करते। नारेगांव? हाँ, एक नारेगांव का उन्होंने एमपी के इलेक्शन में खड़े ना, एमएलए के टाइम पे भी एक हिस्सा बनाए थे उन्होंने, और एमपी के टाइम पे भी एक हिस्सा बनाए थे उन्होंने। कि बोले भाई वो एक रिक्शे वाला मेरे पास में आया, और उन्होंने दस्ती के अंदर पैसे लेके आया, और मेरे को बोला कि इम्तियाज भाई ये तुम्हारे वास्ते में है, बोले तुम्हारे वास्ते में लगा दो। जब से लेके आज तक वो रिक्शे वाले को ढूंढ रहा, मैं कौन सा हूँ वो रिक्शे वाला, मेरे को आज तक नहीं मिला। फिर एक छोटी बच्ची का जिक्र करे थे, बोले एक छोटी सी बच्ची ने बोले कलर की पुड़िया तकिए के नीचे रख के सोई थी, इम्तियाज जलील चुन के आएंगे तो बोले मैं ये कलर खेलूंगी। सोच के देखो उस बच्ची के दिल पे क्या बीता होगा जब बच्ची को मालूम पड़ा होगा इम्तियाज जलील हार गए। वो जब से बच्ची को भी ढूंढ रहा मैं, वो बच्ची कहाँ है, किसकी बच्ची है वो भी मिली नहीं।
तो मैं ये मोहब्बत है हमारे इम्तियाज जलील साहब को, मालूम क्या तुम्हारे को? रिक्शे वाले खुद उनको पैसे लाके दे डालते, ये लो भाई तुम एमएलए इलेक्शन लड़ो। फिर बाद में जो रिक्शे वाले ने उनके वास्ते में ये चीज करे थे, रिक्शे वालों ने, क्योंकि वोट देने वालों में ज्यादा तादाद रिक्शे वालों की, हाथ गाड़ी वालों की, किराना दुकान वालों की, पान टपरी वालों की, आटे गिरने वालों की, और रोजमर्रा की जिंदगी, ये लोगों के सबसे ज्यादा योगदान था। तो सबसे पहले उन्होंने इनके वास्ते में काम करे। जहाँ कहीं भी रिक्शा वालों के ऊपर आफत मुसीबत आएंगी, इम्तियाज जलील वहां पहुंच जाते, नहीं पहुंचे तो अपनी टीम को भेज डालते वहां पे, भाई जाओ देखो। तो भाई काम करते उन्होंने, काम की बुनियाद पे एमपी भी बने, एमएलए भी बने। अकबर आवेशी के हाथ से जो तो स्कूल का ओपनिंग हुआ था, जी, वो स्कूल चालू है। मेरी नहीं है, ये मजाकिया बात नहीं है, मेरी ना इतनी हैसियत है, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कुछ बोलूं। मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। हकीकत ये अल्लाह बेहतर जानता। मैं किसी को खुश करने के लिए कोई लाइटर मूवमेंट में नहीं बोल रहा, लेकिन जहाँ तक कि अकबर साहब का सवाल है, वो वाकई में मिल्लत के शेर है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो रहा सवाल कि अकबर साहब ने इनॉग्रेशन करे थे, तो इसका जवाब, इस अगर वो स्कूल वहां पे नहीं बना तो इसके खतावार अकबर साहब नहीं है, यहाँ की लिमिटेड कंपनी है। भाई उन्होंने इनॉग्रेशन करके चले गए, यहाँ वालों का क्या काम था? यहाँ वालों का क्या काम था? उसको काम सर अंजाम तक के पहुंचाना, नहीं पहुंचाओ तो गलती किसकी है? अकबर साहब ने जो रिबिन काटे थे, वो एक हिसाब से अकबर साहब का नाम डुबाया इन्होंने। भाई हबीब मिल्लत लफ्ज लगे हुआ है और उनके हाथ से वो इनॉग्रेशन हो रहा, तुम उसको कैफे किरदार तक नहीं पहुंचा सकते? क्यों नहीं पहुंचाए? तो इसमें अकबर साहब की गलती नहीं है, लिमिटेड कंपनी की है। जफर साहब और क्या काम करें? इतने काफी नहीं है? और सुनना चाह रहे क्या? भाई एमपी एमएलए टाइम के वास्ते इतने काम काफी नहीं है क्या? चलो तुम पूछ रहे तो बोल ही देता मैं। जब एमपी बने तो पहले 2 साल तो उनके कोरोना में चले गए, नहीं तो वो कोरोना के अंदर तो तूफान बहुत काम होने वाले थे, लेकिन वो एक आवाम की बैड लक बोलना, 2 साल कोरोना में चले गए। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, उन्होंने बोले कि भाई कोरोना के अंदर बहुत महामारी फैली और मैं एक एमपी है, मैंने कुछ तो भी करना चाहिए, मैंने इनके वोटों का हक अदा करना चाहिए। तो उन्होंने सोचे क्या करना, तो उन्होंने बोले क्यों ना हर मोहल्ले के अंदर अपने मोहल्ला क्लिनिक खोले। भाई बहुत मुश्किल रहता है एक एमपी के वास्ते में फंड लेके आना। नगर सेवक तो ला सकता, लेकिन एमपी के वास्ते बहुत मुश्किल रहता। नगर सेवक तो मोहल्ला क्लिनिक चालू कर सकता, लेकिन एमपी के वास्ते बहुत मुश्किल रहता। बात समझ रहे ना? बात समझ रहे ना भाई? देखो मैं बताना चाह रहा कि भाई उन्होंने खाली भाषण नहीं करते, उन्होंने काम भी करते। जैसी कोरोना, सबसे पहले तो भाई उन्होंने क्या करे कोरोना के अंदर, ये टॉपिक में बाद में आता, मैं हर घर में उन्होंने राशन की कीटा पहुंचाई। हाँ, लंगर लगा दिए थे उन्होंने, रोज कम से कम 2,500-3 हजार लोग खाना खा रहे थे वहां पे। आओ फिर कितने बनाए होंगे? पूरे चुनावी क्षेत्र में बनाए उन्होंने। कहाँ पर? देखो बाईजीपुरे के अंदर भी एक मोहल्ला क्लिनिक चल रहा, नहीं बाईजीपुरा नहीं है, देखो बहुत जगह बनाए उन्होंने। कहाँ नहीं बनाए उन्होंने? तुम ये बोलो कहाँ नहीं बनाए उन्होंने? जितना चुनावी क्षेत्र है उनका, पूरे चुनावी क्षेत्र में, पूरे ग्रामीण में उन्होंने बनाए मोहल्ला क्लिनिक। कहाँ पे वाला? मैं बोलूंगा नहीं, तुमने गूगल कर लेना, आज भी मोहल्ला क्लिनिक चल रहे माशाल्लाह। तो कैसा बोल सकते तुम कि भाई एमआईएम से चल रहे, एमआईएम काम की पार्टी है नहीं है? कैसा बोल सकते तुम एमआईएम काम नहीं करती? तुम कैसा बोल सकते कि खाली एमआईएम भाषण करती? भाई ये विकास के काम गिनाया ना तुम्हारे को मैंने। कितना मुश्किल काम है एमएलए के वास्ते में दवा खाना बनाना, कितना मुश्किल काम है एमएलए के वास्ते में शादी खाना बनाना, कितना मुश्किल काम है एमपी के वास्ते में स्कूल बनाना, कितना मुश्किल काम है एमपी के वास्ते में मोहल्ला क्लिनिक बनाना, कितना मुश्किल काम है महिलाओं को रोजगार दिलाना। बहुत मुश्किल काम है भाई, फिर भी हमारे इम्तियाज जलील साहब ने करे वो काम। तुम क्या समझ रहे खाली उन्होंने तकरीर करते स्टेज के ऊपर खड़े रह के? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो खुद बोलते भाई कि भाई नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के हम जवाब देते। एक विधानसभा की एक तुम्हारे को क्लिप दे रहा, उतना जोड़ देना साथ में। उन्होंने बोलते ना कि मैं नरेंद्र मोदी की आंखों में आगे डाल के बात करता हूं, तो तेरी क्या औकात है बे?
बोल दिया ना उन्होंने, तो फिर उनके वास्ते में क्या मुश्किल है भाई, बहुत काम करते उन्होंने। आखिरी देखो, मैंने ये सारे काम हमारे इम्तियाज जलील साहब के साथ में सामने गिनवा दिया मैंने। ये सारे काम मैंने इम्तियाज जलील साहब के गिनवा दिया। अगर किसी को शक व शुबा होगा तो उसने गूगल कर लेना। तो ये सारे काम उन्होंने करे, लेकिन लोग इल्जाम लगाते कि भाई उन्होंने काम नहीं करे, काम नहीं करे, काम नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम करे। अगर आवाम को लगता है कि ये सारे काम विकास के काम हैं और उन्होंने करे हैं, तो वैसा भी कमेंट करना। अगर उन्होंने नहीं करे होंगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वैसा भी कमेंट उन्होंने करना, क्योंकि एक MP MLA के इख्तियारात में ये सारी चीजें आती है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि सिर्फ भाषणों पे मत जाओ, तरक्याती कामों को ढूंढो कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल हम किसके हाथ में दे रहे या किसके हाथ में दिए थे। हमारे नौजवानों के रोजगार का क्या होगा, महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा, महिलाओं के रोजगार के ताल्लुक से क्या होगा, हमारे शादी खानों के ताल्लुक से क्या होगा, हमारे स्कूली तालीम के हिसाब से क्या होगा। अगर एक MP MLA ये नहीं कर सकता, तो फिर हमको सिर्फ नारे तकबीर बोलने के लिए रखा जा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और राजनीतिक पार्टियों को दीन से जोड़ना बंद किया जाए। ये जो सियासी जमातें हैं, ये सियासत करेंगी, ये कोई दीन का हिस्सा नहीं है, ये कोई तबलीग जमात नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियां हैं। मैं चाहता हूं कि नौजवानों ने किसी भी राजनेता के चक्कर में आके पर्सनल अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहिए। कौन से नौजवान को किससे कब क्या ज़रूरत पड़ जाएंगी बता नहीं सकते। कुछ लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी की भी पोस्ट के ऊपर जाकर कुछ भी कमेंट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोस्टों के ऊपर कभी कभी किसी के कोई गलत कमेंट नहीं आते, क्योंकि मैं गलत वीडियो अपलोड करता नहीं हूँ। लेकिन जो लोग जिस किसी की भी पोस्ट के ऊपर जाके गलत कमेंट करते होंगे, ज़्यादा तादाद तो गलत कमेंट करने वालों की फेक ID से है। लेकिन अगर कोई अपनी ओरिजिनल ID से कर रहा होगा तो वो ना करे। ये राजनीतिक लोग, चाहे मैं क्यों ना हो, मैं भी एक राजनीतिक एक सियासी आदमी हूँ। मैं अगर किसी से दुश्मनी है, मेरी सियासी दुश्मनी, तो वो कल को शर्तों की बुनियाद पर दोस्ती में तब्दील हो सकती है। लेकिन आपने जो कमेंट किया था, वो कमेंट की बिना पर आपके ताल्लुकात हमेशा उस राजनेता से खराब के खराब रहेंगे। फिर जिसके लिए आपने क्रॉस किया था, वो आपको ले जाकर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं करने वाला कि भाई बच्चे ने गलती करा था, उसने तुम्हारे पोस्ट पे कमेंट कर दिया था, उसको माफ करो। ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ों का नौजवानों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर सियासी है तो वो सियासतदान से जुड़े हुए हैं, तो वो जाके क्रॉस कर सकते किसी भी लीडर को। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर अपने माँ की जिम्मेदारी है, अपने बहन की जिम्मेदारी है, अपने भाइयों की जिम्मेदारी है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है, और आप सुबह उठकर काम को जाते हैं और शाम को घर आके तमाम आपके अहलो अयाल का बोझ अपने सिर पर उठाते हैं, तो आपको ये चीज़ों से परहेज करना चाहिए। क्योंकि राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ पे शान भी जाती है, जहाँ पे जान भी जाती है। तो एक आम पब्लिक इस झमेले के अंदर ना पड़े तो बेहतर है। ये राजनीतिक लोग कभी किसी के नहीं होने वाले। अगर मेरी बात करूं तो मेरे लिए भी कोई किसी दूसरे से क्रॉस ना हो, उसको क्रॉस कमेंट ना करें। बस मैं ये नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं।